Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा टॉपिक एवरीडे लाइफ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग की एक और टाइप जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। अभी तक हम इसकी 2-3 टाइप्स पहले पढ़ चुके हैं और वो हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी, लेकिन ये वाली जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाली है, क्योंकि लर्निंग बाय कंडीशनिंग या लर्निंग बाय एसोसिएशन जो है हमारी ज़िंदगी के मोस्ट ऑफ द लर्न एक्सपीरियंस जो है वो इसी की वजह से सीखे जाते हैं। इसमें ये होता है कि जब एक दो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, टू स्टिमुलाई हैं या कोई भी दो चीज़ें जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं, एसोसिएटेड हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इनके अंदर एक एसोसिएशन या कंडीशनिंग जो है वो फॉर्म हो गई है। हमारे डेली लाइफ के मोस्ट ऑफ द बिहेवियर जो है वो एसोसिएशन या कंडीशनिंग के थ्रू फॉर्म हो रहे होते हैं और उसी के थ्रू जो है वो आगे मजबूत या स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। एक एक्ट या एक थॉट को जब हम दूसरे के साथ मिला देते हैं तो हम उसको कंडीशनिंग के ज़रिए सीख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अजान होती है तो हम फ़ौरन हमारे जहन में ख्याल आता है कि हम नमाज़ पढ़ें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये बिहेवियर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि एक एक्शन और दूसरे एक्शन के दरमियान जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक के साथ ही दूसरा खुद बहुत हमारे जहन में आ जाता है और हम उसको खुद बहुत जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक मैकेनिकल कनेक्शन बन जाता है, मैकेनिकल एसोसिएशन बन जाती है दो एक्ट्स के दरमियान, हमारी एक्ट्स या थॉट्स के दरमियान या दो स्टिमुलाई के दरमियान। तो ऑटोमेटिकली ये खुद बहुत चल रही होती है। इसका जो बहुत बड़ा प्रोपोनेंट था वो था वाटसन। वाटसन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिसने कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दे तो मैं उसको अपनी मर्जी से डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बना दूंगा, क्योंकि ये इसका सारा जोर ही लर्निंग पे था। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट है लर्निंग बाय कंडीशनिंग का। आगे जाके हम इसका वो एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करेंगे जो हमने इसका वाइट रैबिट वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वो उसका ताल्लुक भी कंडीशनिंग से ही है। तो जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो बिहेवियरिज्म है वो हाँ इसका जो है ना लर्निंग की बात करता है। और जो लोग भी बिहेवियरिज्म से बिलोंग करते हैं वो सारे लर्निंग बाय कंडीशनिंग या ओवरऑल लर्निंग पे जो है वो बिलीव करते हैं, एनवायरनमेंट पे बिलीव करते हैं कि हमारा जो भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं वो एनवायरनमेंट के थ्रू हो रही हैं। अच्छा, अब इसको जो है इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। क्या हम इसकी चले पहले थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से जो है वो, मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है वो रो रहा है और अब वो क्या करेगा, जब वो रोएगा उसको दूध की बोतल नजर आएगी तो वो रोना स्टॉप कर देगा। यहाँ पे क्या था, ये उसका एक एसोसिएशन बन गया है कि मैं मिल्क बॉटल जो है इससे चूंकि उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो उसने रोना बंद कर दिया। फिर उसके अलावा आप जो है ना होमवर्क करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि आप जो है वो सज़ा से बच सकें या पनिशमेंट से बच सकें। तो ये भी एक एसोसिएशन है कि अगर आपने होमवर्क ना किया तो आपकी इंसल्ट हो सकती है या आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ये भी एक एसोसिएशन है। फिर उसके बाद क्या है कि डरना, फियर एट द साइट ऑफ लिजर्ट, कि आपको छिपकली नजर आई है या कीड़ा या काकरोच कोई भी नजर ऐसी चीज नजर आई है तो आप उसके उससे उसको देख के डर गए हैं, तो यानी उसको उसका देखना और आपका जो एक्शन है डरने का, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह से मुख्तलिफ बिहेवियर जो है वो एसोसिएशन के थ्रू सीखे जाते हैं। फिर उसके बाद आप ये भी है कि बच्चे कहते हैं अच्छा कपड़े बाहर खेलने जा रहे हैं, कपड़े गंदे नहीं करेंगे नहीं तो घर आके अम्मा से डांट पड़ेगी। तो ये क्या है, ये इस तरह के सारे बिहेवियर जो है वो एसोसिएशन के थ्रू सीखे जाते हैं। या आप कोई भी बच्चा अच्छा काम करता है, मेहमान घर में आते हैं तो उसको उनको सलाम करता है, क्यों, क्योंकि उसको होता है कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, मेरी प्रेज होगी। तो इस तरह से हम अपने सारे रूटीन लाइफ के जो बिहेवियर्स हैं कंडीशनिंग के ज़रिए सीख रहे होते हैं। तो कंडीशनिंग की जो है बेसिकली दो टाइप्स हैं।
लर्निंग बाय कंडीशनिंग की। उसमें से आज जो है एक हम करेंगे जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको हम क्लासिकल के साथ साथ पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको पेवलोव ने जो है वो डिस्कवर किया था। और दूसरी जो है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, उसका नाम है ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये आपको उसमें आ सकता है एमसीक्यूज में कि इनके डिफरेंट नेम्स, कि क्लासिकल का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेंट का दूसरा नाम क्या है। तो आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हमारी है क्लासिकल या पेवलोवियन कंडीशनिंग। तो उसको अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात बताती चलूँ, जो पेवलोव था वो साइकोलॉजिस्ट नहीं था, वो रशियन फिजियोलॉजिस्ट था। और वो एक अपना एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा पे, कि किस तरह से एक डॉग के अंदर जो है वो सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता है जब वो उसके सामने खाना आता है, या वो खाना खाता है तो खाने के दौरान जो है वो सलाइवा की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होती है। वहाँ पे उसने एक बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना जो है वो ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तब तो उसको चबाने के लिए, उसको च्यू करने के लिए सलाइवा की ज़रूरत होती है। लेकिन उसने देखा कि अभी डॉग के पास खाना आया भी नहीं, उसने उसके मुंह में जाना तो दूर की बात, आया भी नहीं, तो उसने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कब? जब उसने अटेंडेंट के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी, कि वो लड़का जो उसके लिए खाना लेके आता था, जब उसको उसके पाँव की आवाज़ आती थी तो उसका सलाइवा जो है वो, क्योंकि उसने एक डिवाइस लगाई हुई थी जिसके थ्रू जो सलाइवा जो है वो जब ड्रिबल करता था तो वो सलाइवा उसके अंदर जमा होता था और उसकी अमाउंट जो है उसको वो मेजर करता था। फिर उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये तो एक एसोसिएशन बन गई है कि उसके फुटस्टेप्स के दरमियान और सेलिवेशन के दरमियान। तो उसने फिर इस एसोसिएशन को स्टडी करना शुरू कर दिया अपने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट के साथ साथ। और उसने क्या किया, इसको स्टडी करने के लिए उसने उसमें एक चीज़ ऐड की। उसने एक बेल ली और उसने उस बेल को बजाना शुरू कर दिया। किस वक्त? इमिजिएटली बिफोर फूड के, जो ही खाना देना होता था उससे फौरन पहले वो बेल बजाता था। इसमें आपने जो जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है इमीडिएटली बिफोर, कि अगर एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो फौरी तौर पे पहले पेश किया जाएगा तो एसोसिएशन फॉर्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसने जो है ना वो क्या करता था, वो बेल बजाता था, उसके फौरन बाद जो है वो डॉग को खाना दे देता था। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने इसको बहुत बार बार रिपीट किया। अगर आप लर्निंग ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग याद करें तो उसमें हमारा एक लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ रेपिटेशन भी था, कि उसने कहा कि ये जो बेल जो है वो बार बार रिंग कर रही है और उसके फौरन बाद खाना पेश किया जा रहा है, इस एक्शन को उसने बार बार रिपीट किया तो उसने देखा कि एक नई एसोसिएशन बन गई। अब ये नई एसोसिएशन क्या थी कि जो ही डॉग जो है वो बेल की आवाज़ सुनता था, सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। अभी खाना नहीं आया उसके सामने, लेकिन सिर्फ बेल की आवाज़ पे जो है उसने जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जो न्यू एसोसिएशन बनी, इसको फिर जो है उसने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया। और इसके लिए फिर उसने पूरा एक प्रोसीजर जो है वो हमें दिया, जिसको अब हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में चलता है। इस पूरे ये टेबल जो है आपने एज इट इज इसको बनाना है, इसको फॉलो करना है। ये ही पूरा क्रक्स है इस कंडीशनिंग का, कि ये कंडीशनिंग कंडीशनिंग किस तरह से टेक प्लेस कर रही है। सबसे पहले जो स्टेज नंबर 1 है, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई, प्रायर टू कंडीशनिंग, कि अभी जो है उसका एक रूटीन का जो बिहेवियर है वो चल रहा है, कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सा था, इसको हम ब्रीफ करके यूसीएस कहेंगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस। हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? अनकंडीशनड स्टिमुलस हमारा फूड था। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस की हम अगर डेफिनेशन देखें, कि अनकंडीशनड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो कि नेचुरली एक एक रिस्पॉन्स को पैदा करता है। अब ये नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? फूड है, तो फूड का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा? सलाइवा। कि अगर आप खाना खाते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली जो है वो सलाइवा जो है वो रिलीज हो रहा होता है। यानी एक रिस्पॉन्स नेचुरली, उसमें आपको किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे एक अमल है जो कि खुद ब खुद जो है वो फूड के बाद या किसी भी स्टिमुलस के बाद कोई रिस्पॉन्स जो आ रहा है
तो अनकंडीशन स्टिमुलस वो है जो कि कोई भी नेचुरली कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो पैदा कर रहा है। अब जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है इसको हम UCR, क्योंकि इतना लंबा लंबा पढ़ना जो है ना वो मुश्किल है, तो इसलिए हम UCS और UCR इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स वो है जो कि यहाँ पे सलाइवा है, फूड आई, फूड मुंह में गई तो क्या हुआ, सलाइवा रिलीज हुआ। अब यहाँ पे वो है जिसको हम कहेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स या इनवॉलंटरी, कि जिसमें किसी किस्म की कोशिश नहीं करनी पड़ती इंसान को, कोशिश करके वो वाला रिस्पॉन्स नहीं। आप कोई भी इंसान जो है जब वो उसके अंदर खाना जाए तो वो कोशिश करके सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करता, अनलेस कि कोई खुदा ना खास्ता किसी को बहुत इस तरह की बीमारी है कि उसका सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब भी फूड अंदर जाती है तो ये एक हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है कि उस फूड को च्यू करने के लिए या उसको आगे लेके जाने के लिए, हलक से आगे उतारने के लिए सलाइवा की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये इनवॉलंटरी होता है और स्पॉन्टेनियस, इसके लिए ये तीनों जो है ना वो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं कि ऐसा अमल, ऐसा रद्द अमल या ऐसा रिएक्शन जो कि नेचुरल हो, इनवॉलंटरी हो, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़े और वो स्पॉन्टेनियस हो, यानी ऑन द स्पॉट फौरन जो है वो फूड गई और साथ ही सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो अनकंडीशन स्टिमुलस या UCS क्या है, ऐसा स्टिमुलस जो कि नेचुरली किसी भी एक रिस्पॉन्स को जो है वो इवोक कर रहा है या पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है जो नेचुरली किसी भी अनकंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में पैदा हो रहा है। इसकी अब अगर एक मिसाल हम ये देखें, इसकी मिसालें बहुत सी हैं, मैं जब क्लास में करवाती हूँ तो इसकी एक्टिविटी करवाती हूँ। इसकी हम पहले अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स की एक एक्टिविटी करते हैं कि अनकंडीशन स्टिमुलस कौन से होते हैं और वो किस तरह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स को इवोक करते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जैसे एकदम से अगर फ्लैश लाइट आएगी तो हम फौरन अपनी आंखों को स्केड़ लेंगे या आईज को अपनी बंद कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी आंख जो है वो डैमेज ना हो। हार्ट पेन है तो हम जल्दी से जो है अपना हाथ जो है वो उससे रिमूव कर लेंगे ताकि हम जो है वो तकलीफ से बचें। उसके बाद आउटिंग है, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो क्या है, हम खुश होते हैं। ये कहीं भी बाहर जाना किसी प्लेजेंट जगह पे हमें खुशी देता है। मैं एक नॉर्मल और नेचुरल सिचुएशंस की बात कर रही हूँ। समटाइम कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे हमारे अच्छे रिश्तेदार नहीं आए होते तो जाने पे दिल नहीं करता, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल हमें हमेशा घर से बाहर निकलना एक हैप्पीनेस का और एक खुशी का मौका होता है। फिर अगर आपकी बहुत तेज़ हवा आ रही है तो आप जल्दी से विंडो को क्लोज कर देते हैं, ठंडी हवा आपको ठंड लग रही है। फिर अगर आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई हैं तो आप उसको बार बार अपनी ज़बान से टच करते हैं ताकि उनको गीला किया जा सके। तो ये वो हमारे कुछ रिस्पॉन्सेज हैं नेचुरल से जो कि हमें किसी ने बताना नहीं होता, हमने खुद ही इनको तो ये ऐसा स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस वो है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे UCS है, वक्त पे मैंने देख लिया है तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये है UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस, और ये है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर तेज तेज इसी तरह अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारी आंख के सामने बहुत तेज पे पंखा चलाए ना तो आंखें खुद बहुत हमारी ब्लिंक करती हैं। एक तेज पफ ऑफ एयर अगर हमारी आंखों पे आएगा तो ये वो सारे अनकंडीशन स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस हैं जिनसे हमारे नेचुरल रिस्पॉन्स इवॉक होते हैं। तो अब उसने जो है, जब हम अपनी पहली स्टेज की बात दोबारा करते हैं, हम पहली स्टेज पे थे, उसमें उसने ये देखे, मैं आपको दिखाती हूँ, उसने ना क्या किया कि जो प्रायर टू कंडीशनिंग की स्टेज है उसमें उसने बताया कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस भी प्रेजेंट हो रहा है और उसके साथ साथ उसके रिस्पांस में अनकंडीशन रिस्पांस या सलाइवा भी आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। अब उसने जो है कंडीशन स्टिमुलस, यानी इसको हम CS कहेंगे, और ये कौन सा है पेवलॉव के एक्सपेरिमेंट में, साउंड ऑफ बेल। उसने बेल बजाई, फूड तो UCS था ना, अनकंडीशन स्टिमुलस था, और उसके बाद सेलिब्रेट कर रहा था डॉग। अब उसने बेल बजाई और बेल बजाने के बाद क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस के बाद कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया।
अब जाहिर है बेल बजेगी तो हमारा सलाइवा तो स्टार्ट नहीं होगा ना निकलना। तो इसलिए ये ऐसा कंडीशन स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस होता है जिसको हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। ऐसा स्टिमुलस जो कि कोई भी जो है वो रिस्पॉन्स को पैदा नहीं करता, डज नॉट प्रोड्यूस और इवोक। हाँ, इवोक का जो टर्म है ना वो यहाँ पे यूज़ की जाती है किसी भी स्टिमुलस के को जब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इवोक। डज नॉट प्रोड्यूस और इवोक अ रिस्पॉन्स। तो ऐसा स्टिमुलस जो कि न्यूट्रल हो, न्यूट्रल का आपको पता है ना, हम रूटीन में भी बात करते हैं। अच्छा, ये दो सहेलियों की बात है, आपस में झगड़ा हो गया तो तुमने न्यूट्रल होकर फैसला करना है, यानी ना उसकी साइड लेनी है ना मेरी साइड लेनी है। तो न्यूट्रल का मतलब है कि वो कोई भी किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो इवोक नहीं कर रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ कंडीशनिंग है कि यहाँ पे उसने फूड के बाद जो है वो साउंड ऑफ बेल को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। यहाँ पे साउंड ऑफ बेल जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेज नंबर 2 जो है कंडीशनिंग के प्रोसेस की, वो क्या है। स्टेज 2 है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। कि कंडीशनिंग के दौरान अब जब उसने फूड के साथ साथ, फूड से फौरन पहले, इमीडिएटली बिफोर प्रेजेंटिंग फूड, ही इज रिंगिंग द बेल। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होगा कि जो कंडीशन स्टिमुलस है ना उसको उसने पहले पेश करना है। ठीक है, ये आपने इसकी जो तरतीब है उसका ख्याल रखना है। कंडीशन स्टिमुलस, इसको हमने क्या कहा था, CS। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे, और ये क्या होगा, ये है साउंड ऑफ बेल हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब उसके बाद इसके साथ साथ उसने पेयरिंग की है अनकंडीशन स्टिमुलस की, यानी UCS की। तो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस ज़हन में लाएं क्या था, जो अनकंडीशन स्टिमुलस वो है जो कोई भी रिस्पॉन्स इवोक कर रहा है, तो वो हमारी फूड थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, बेल बजाता था, साथ ही फूड प्रेजेंट करता था, फिर बेल बजाता था, साथ ही फूड प्रेजेंट करता था, फिर बेल बजाता था, साथ ही फूड प्रेजेंट करता था। ये पेयरिंग होती रही, कई दफ़ा उसने रेपिटेशन की, पेयरिंग की। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो रिस्पॉन्स आया वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इसको हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फूड के नतीजे में जो है वो सेलिब्रेशन आ रही है। तो ये अभी तक UCR है जब तक हमारी स्टेज नंबर 2 है। और ये क्या है हमारा, सेलिब्रेशन, क्योंकि बेल के साथ साथ फूड भी प्रेजेंट हो रही है। तो इसलिए अभी तक हमारा ये जो रिस्पॉन्स है, या हमारा जो रिएक्शन है सेलिब्रेशन का, इसको हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही कहेंगे। अभी कंडीशनिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो फाइनल स्टेज आ जाती है, स्टेज नंबर 3। अगर आपने इनकी स्टेजेस को समझ लिया तो आपकी जो कंडीशनिंग है आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब स्टेज नंबर 3 है आफ्टर कंडीशनिंग। 1 थी प्रायर टू कंडीशनिंग, 2 थी ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, और स्टेज नंबर 3 है आफ्टर कंडीशनिंग। अब इसमें क्या है, इसमें उसने स्टेज 2 में बहुत ज़्यादा दफ़ा रेपिटेशन की है बेल की और फूड की। यहाँ पे अब वो क्या करेगा, अब उसने जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस इन एनी केस पहले पेश किया जाता है। तो उसने यहाँ पे भी CS, और वो क्या था हमारा, याद करें, साउंड ऑफ बेल। तो यहाँ पे उसने बेल बजाई, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे नो फूड, उसने खाना प्रेजेंट नहीं किया, नो UCS। अनकंडीशन स्टिमुलस को उसने रिमूव कर दिया, फूड नहीं दी, UCS नहीं दिया, सिर्फ बेल जो है उसने बजाई है। लेकिन चूंकि रेपिटेशन के साथ एसोसिएशन फॉर्म हो चुकी है, तो अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा, बेल की आवाज़ के साथ जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कहेंगे, कौन सा रिस्पॉन्स है वो, सेलिब्रेशन। जो कि पहले फूड के साथ आता था, अब वो सेलिब्रेशन सिर्फ बेल की आवाज़ के साथ आ रही है। और चूंकि यहाँ पे UCS या फूड नहीं थी, तो अब इस जो रिस्पॉन्स है इसका नाम चेंज हो गया। अब इसका नाम
कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स की बजाय कंडीशन रिस्पॉन्स, कि ये रिस्पॉन्स अब कंडीशन हो गया, मशरूत हो गया साउंड ऑफ बेल के साथ। चूंकि फूड नहीं है, सिर्फ बेल की आवाज़ पे सेलिब्रेशन हो रही है, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये बेल की साउंड के ऊपर कंडीशन हो गया, इसलिए हम इसको कंडीशन रिस्पॉन्स या सी आर कहेंगे, इसको हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स नहीं कहेंगे। तो ये आपका जो मेन क्रक्स है कंडीशनिंग का, कि वो रिस्पॉन्स जो पहले यूसीएस के नतीजे में इवोक हो रहा था, यानी यूसीएस हमारी फूड थी, सेलिब्रेशन हमारा रिस्पॉन्स था, यूसीआर जब रिपीटेडली जो है पेयर किया गया बेल को और फूड को, यूसीएस को और सीएस को, तो अब रिस्पॉन्स सेम है, लेकिन चूंकि वो यूसीएस की गैर मौजूदगी में आ रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस फूड की गैर मौजूदगी में आ रहा है, तो उसका नाम चेंज होके कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग है वो कंप्लीट है। 3 स्टेजेस थी, तो प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है इन 3 स्टेजेस के बाद। पहली स्टेज थी प्रायर टू कंडीशनिंग, दूसरी स्टेज थी ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, तीसरी स्टेज थी आफ्टर द कंडीशनिंग। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यूसीएस, मैं बार बार इसको यूएससी लिख देती हूँ, यूसीएस यूसीआर को इवोक कर रहा था। उसके बाद सी एस प्लस यूसीएस इज इक्वल टू यूसीआर, ठीक है, और फिर सी एस इज इक्वल टू सी आर। किस तरह से? यूसीएस इज फूड, सलाइवा, बेल प्लस फूड, सलाइवा, ठीक है, सी एस बेल, सी आर सलाइवा। तो पूरी एक डायनेमिक्स जो है वो लर्निंग की चेंज हो गई, तो इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, अब हम ना इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जिससे आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। आपने ये देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जब फादर घर में आके कार की कीज़ को पकड़ते हैं या उनकी आवाज़ आती है, तो बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि कार की जो कीज़ हैं उनके साथ खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करें, तो हमने बात की थी जो हमारी आउटिंग है वो हमारा क्या है? यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। आउटिंग पर जाने के लिए जब फादर बार बार कार कीज उठाते हैं कि कार में बैठेंगे और हम बाहर जाएंगे, तो कार कीज जो कि सीएस है, जो कि वैसे हैप्पीनेस का रिस्पॉन्स पैदा नहीं करती, लेकिन जब उसको बार बार हम बाहर जाएंगे और कार की कीज उठाएंगे, तो हमारा जो हैप्पीनेस का रिस्पॉन्स है वो हमारा सीआर में चेंज हो जाएगा। कार कीज जो थी हमारी यूसीएस थी और हैप्पीनेस हमारा यूसीआर था, लेकिन जब उसको रिपीटेडली आउटिंग के साथ जो है वो नहीं, कार की हमारा सीएस था, सॉरी ये मेरे से गलत हो गया, कंडीशन स्टिमुलस था, क्योंकि इस पे हैप्पीनेस हमें फील नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब आप उसको आउटिंग के साथ पेयर कर देंगे और देखें, यूसीएस पहले आएगा, सीएस बाद में आएगा और उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे हम देखें कि जो माँ की जो चादर है, ठीक है, एक माँ है, उसने अपनी चादर उठाई तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इसकी क्या रीज़न है? हालांकि जो शॉल है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा जो है वो चीखना शुरू कर दे। असल में उससे पहले क्या क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस जो है वो हो चुका है। किस तरह से कि माँ जो है जब बाहर जाती है तो बच्चा डिप्रेस हो जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है, तो जो बाहर जाने का प्रोसेस है वो यूसीएस है। उसको जब मदर की शॉल के साथ बार बार एसोसिएट कर दिया जाता है कि माँ ने ये चादर लेनी है और बाहर जाना है, जो कि सीएस है, तो उसके बाद जो है वो क्राइंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि शुरू में
यूसीआर था, यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, लेकिन अब वो सीआर बन चुका है। ठीक है, तो मदर शॉल जो है वो कंडीशन स्टिमुलस है, और क्राइंग जो है वो कंडीशन, पहले शुरू में कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, और अब बाद में बार बार पकड़ने से वो यूसीआर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, अगर समटाइम मदर जो है वो वाली शॉल लेके नमाज भी पढ़ने लगे ना, तो बच्चा रोने लग जाता है, हालांकि माँ बाहर भी नहीं जा रही होती। तो इस तरह से बहुत सी जो चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान करती हैं ज़िंदगी में। हम इस तरह से डिफरेंट किस्म के बिहेवियर जो हैं वो सीखते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप खुद भी बैठ के इंटरनेट से देखें, गूगल से देखें, अपनी लाइफ, डेली लाइफ में से देखें, और इस तरह की मिसालें 5-6 आप अपने पेपर पे लिखें बैठ के, बल्कि यहीं पे मेरी वीडियो को पॉज करें और बैठ के आप जो है इन एग्जांपल्स को इंटरनेट से देख के या अपनी डेली लाइफ में से देख के इन एग्जांपल्स को लिखें और उसको एनालाइज करें कि कौन सा अनकंडीशन या यूसीएस है, कौन सा अनकंडीशन रिस्पॉन्स या यूसीआर है, और कौन सा सीएस है, जिससे पेयरिंग के बाद आपका जो यूसीआर है वो सीआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टर्म्स बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आप इनके साथ फेमिलियर हो जाए। आप अब आपकी ये प्रैक्टिस है कि यहाँ पे मेरी वीडियो को पॉज करें और आप बैठ के 5 एग्जांपल्स लिखें कि किस तरह से यूसीएस को जब सीएस के साथ पेयर किया जाता है तो यूसीआर जो है वो सीआर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में या जब भी आपने क्वेश्चन को शुरू करना होता है तो जाहिर है आपने उसकी डेफिनेशन भी देनी होती है। तो डेफिनेशन मैंने शुरू में इसलिए नहीं आपको करवाई ताकि आप पहले इस पूरे प्रोसीजर को समझ लें और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लर्निंग या द लर्निंग, the process of learning in which association is established between a real or natural stimulus and a neutral or additional stimulus. As a result, the response evoked by the natural stimulus also becomes associated and evoked by neutral stimulus. यानी आपने रियल या नेचुरल स्टिमुलस जो था आपका वो क्या था, वो फूड था। तो फूड से जो उसके साथ आपने पेयरिंग किसको की, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल, और उसके बाद नेचुरल आपका जो रिस्पांस था वो था सेलिब्रेशन। ठीक है, तो आपने जब रियल या नेचुरल स्टिमुलस को बेल या न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ अटैच कर दिया और बार बार उसकी रेपिटेशन के साथ पेयरिंग की, तो जो रिस्पांस फूड से इवोक हो रहा था वो रिस्पांस फिर उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल से भी इवोक होने लग गया। तो ये पूरा जो डेफिनेशन है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन है कि जिसमें पेयरिंग की जाती है दो स्टिमुलाई की आपस में, ताकि बाद में उनकी एसोसिएशन जो है वो एक फॉर्म हो सके। अब हम ये देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, हमने चीज़ों को लर्न किया है, ये हमारा लर्निंग का एक प्रोसेस था जो पूरा हुआ। इसमें सबसे पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है हासिल करना, एक्वायर करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्विजिशन ऐसा है कि जिसमें चूंकि हमने सीएस और यूसीएस को आपस में मिला के पेश किया है, तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक इनको जितनी ज़्यादा दफ़ा इनकी रेपिटेशन होगी और जितनी ज़्यादा दफ़ा मिलाया जाएगा, तो ये क्या होगा कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो न्यूट्रल स्टिमुलस है या जो हमारा सीएस है, उसकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो रिप्लेस कर लेगा यूसीएस को। अब ये मैं आपको इसकी मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ कि सीएस हमारा जो था कंडीशनड स्टिमुलस जो था हमारा फूड नहीं थी, बेल थी, और यूसीएस थी हमारी फूड। यहाँ पे मैं आपको बल्कि लिख के समझाती हूँ ताकि आपको याद भी रहे। अच्छा, ये हमारा बेल है और ये हमारा फूड है।
अब उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता रेपिटेशन के साथ एक्विजिशन के अंदर ये होता है कि ये जो सी एस है उसकी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होती जाती है कि वो यूसीएस को रिप्लेस कर देता है। यानी बेल के बाद सेलिब्रेशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि फूड पेश किए बगैर भी जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो नज़र आने लग गई। और इस तरह से बेल ने फूड को रिप्लेस करके सेलिब्रेशन जो है वो पैदा की। तो इसको हम कहते हैं एक्विजिशन का प्रिंसिपल। ठीक है, नंबर 2 पे आ गया एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का आपको पता ही है, ये वर्ड हम बार बार पढ़ते हैं, खासतौर पे हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि बहुत सी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एक्सटिंक्शन और स्पीसी पे काफ़ी हम नेशनल ज्योग्राफिक पे भी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो एक्सटिंक्शन का मतलब हो जाना है, होता है ख़त्म हो जाना, टू बिकम एन। अब यहाँ पे एक्सटिंक्शन किस चीज़ की है? उस एसोसिएशन की जो कि हमने यूसीएस और सीएस के दरमियान पैदा की थी। ठीक है, अब यहाँ पे और ये एक्सटिंक्शन, ये क्या है? एसोसिएशन इज एक्सटिंक्ट। अब ये कैसे एक्सटिंक्ट होती है ये हम देखते हैं कि आपने सीएस पेश किया। सीएस क्या था? याद करें, आपकी बेल। उसके साथ आपने यूसीएस पेश किया, वो क्या है? आपकी फूड जो आपने डॉग को दी। सीएस और यूसीएस को जब आप करते जा रहे हैं रिपीटेडली प्रेजेंट, तो कंडीशन रिस्पॉन्स यानी सलाइवा नजर आ रहा है। अब कुछ अर्सा ऐसा होगा कि हमने ये बार बार बात पढ़ी कि जो यूसीएस है उसको इमीडिएटली जो है वो हमने प्रेजेंट करना होता है आफ्टर द सीएस। अगर उसको फौरी तौर पे पेश नहीं किया जाएगा तो एसोसिएशन फॉर्म ही नहीं होगी। अब एसोसिएशन फॉर्म हो गई, अब हम क्या करेंगे? हम ये जो बेल, ये जो हमारी फूड है ना, इसको हम कर देंगे ओमिट। अब हमने ना फूड नहीं देनी उसको, हमने सिर्फ बेल बजानी है और उसके बाद हमने उसका रिस्पॉन्स देखना है। कुछ अर्सा बार बार कुछ ट्रायल्स में सीएस तो दे रहे हैं लेकिन आप यूसीएस नहीं दे रहे, तो आहिस्ता 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 जो सीएस है या जो बेल है वो बिल्कुल इनिशियली जैसे कोई रिस्पॉन्स पेश नहीं करती थी, तो यहाँ पे भी उसका जो सीआर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साथ हम फूड या यूसीएस पेश नहीं कर रहे। तो जब प्रेजेंटेशन में से यूसीएस निकाल दी जाएगी, पेयरिंग में से यूसीएस निकाल दी जाएगी, तो रिस्पॉन्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये एक्सटिंक्शन का प्रिंसिपल जो कि क्लासिकल लर्निंग में है वो ये है कि जब आप नेचुरल स्टिमुलस नहीं दे रहे, सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस दे रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वो एसोसिएशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है इसका जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस का वर्ड आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, रिकवरी का भी सुना होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है, और मैंने शुरू में भी बताया था कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एक ऐसा रिस्पॉन्स या एक ऐसी चीज़ जो कि हम फौरी तौर पे बगैर सोचे समझे जो है वो पेश करते हैं। और रिकवरी का मतलब होता है किसी भी ख़त्म हुई चीज़ का दोबारा से जिंदा हो जाना एकदम से। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि जैसे अभी हम ये देखें, ऊपर हमने पढ़ा कि आप सीएस दे रहे हैं लेकिन आप यूसीएस नहीं दे रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता सीआर ख़त्म हो जाएगा और नो रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वंस इन अ ब्लू मून कभी ऐसा होगा कि सीएस के बाद जो है ना एकदम से डॉग जो है वो सेलिब्रेट करने लग जाएगा, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स पेश करेगा। यानी बेल बजी है, कहीं उसने बेल की कोई आवाज़ सुन ली है तो उसने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी है। तो ये समटाइम्स कभी कभार ऐसा हो जाता है, हर बार नहीं होता। तो वो जो कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून होने वाला जो वाकया है, उसको हम कहेंगे कि ये स्पॉन्टेनियसली एकदम से जो एसोसिएटेड रिस्पॉन्स था या कंडीशन रिस्पॉन्स था वो एकदम से रिकवर हुआ है वक्ती तौर पे, टेम्परेरीली, आर्जी तौर पे। तो जैसे किसी दूर किसी घंटे की आवाज़ जो है वो आएगी और उसके जो है वो पानी की आवाज़ आ गई, लेकिन ये ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं होगा, ये सिर्फ कभी कभार जो है वो समटाइम्स इस तरह से बाय चांस, तो उसको हम कहेंगे ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो कि टेम्परेरी तौर पे हुई है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन का भी, स्टिमुलस का तो आपको पता है, जनरलाइजेशन का मतलब भी आपको जैसे कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि जनरलाइज का मतलब होता है कि हमारा कोई भी
किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो हम उससे मिलती जुलती दूसरी चीज़ों के बारे में भी वैसा ही सोचने लग जाते हैं। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन ये है इस प्रिंसिपल के अंदर कि एक ऐसा जो CS है उससे मिलता जुलता ऐसा स्टिमुलस जो कि स्टिमुलस दैट रिजेंबल्स टू CS। ठहरे मैं इसको ना यहाँ से, कि ऐसा स्टिमुलस जो कि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है CS के साथ, यानी बेल के साथ हमारे इसमें, कि अगर ऐसी कोई बेल की आवाज़ आती है जो कि उस बेल के साथ मिलती जुलती थी जिसपे खाना आता है, तो जो डॉग है उस पर CR या सेलिवेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये अभी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब अभी एसोसिएशन कायमो दायम है, अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई। अभी मशरूतियत का या कंडीशनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डॉग जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है बेल की आवाज़ पे। तो अगर उसको उस बेल से मिलती जुलती कोई और आवाज़ नज़र आएगी, कोई सुनाई देगी, तो वो उस पर भी सेलिब्रेट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल, इसकी एक मिसाल ऐसे है कि जैसे अगर हम एवरीडे लाइफ में से एक मिसाल दें तो आपकी बुक में एक मिसाल ये लिखी हुई है कि एक बच्चा जो है वो अगर हॉस्पिटल जाता है और वो देखता है डॉक्टर है और उसने कोट वाइट कलर का कोट पहना हुआ है और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया था, तो वो अगर किसी और को भी वो वाइट कलर का कोट या ओवरऑल पहने देखेगा तो वो चिखने लग जाएगा कि इसने मुझे इंजेक्शन लगा देना है। तो उससे हालांकि वो वाला डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसका कोट उससे मिल रहा है, तो इस तरह से उसने उस स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया कि जिसने भी कोट पहना होगा वो मुझे टीका लगा देगा। तो यहाँ पे भी डॉग ने ये देखा कि अगर बेल के बाद मुझे खाना मिलता है, कंडीशनिंग का प्रोसेस इंटैक्ट है, हो चुका है, बेल के साथ खाना मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि डॉग ये समझेगा कि अब बेल बजी है तो इसके बाद भी मुझे खाना मिलना है, मिलती जुलती बेल है, तो उस पर वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इसको हम कहेंगे कि उसने जनरलाइज कर लिया स्टिमुलस को कि बेल से मिलती जुलती दूसरी बेल्स पे भी वो सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, और यहाँ पे जो आखिरी इसका हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है वो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी उस वक्त का प्रिंसिपल है जब आपकी एक क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस कंप्लीट है, इस वक्त इंटैक्ट है और डॉग जो है वो बेल पे सेलिब्रेट कर रहा है। तो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ये है कि एक खास किस्म की जो बेल की आवाज़ है, एक स्पेसिफिक जो उसकी स्टिमुलस है, उस पे तो वो CR पेश करता है, लेकिन अगर कोई उससे डिफरेंट इस तरह का स्टिमुलस पेश किया जाएगा तो उस पर वो रिस्पॉन्स पेश नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स हमें सामने नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे एक बेल है, तो वो डिफरेंट किस्म की जो बेल है वो बजाई जाएगी, तो डॉग को पता है कि नहीं, ये वो वाली बेल नहीं है जिस पे मुझे फूड मिलती है, इस वजह से वहाँ पे वो सेलिब्रेशन नहीं होती, क्योंकि वो उस आवाज़ को पहचानता है कि जिसमें जो है वो बेल के बाद खाना मिलता है, तो सिर्फ वो उस स्टिमुलस स्पेसिफिक स्टिमुलस पे जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा और बाकी को वो जनरल डिस्क्रिमिनेट कर देगा, बाकी को पहचान लेगा, उनमें फ़र्क कर लेगा और उस पर वो जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने के बाद दूसरे किस्म के स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। तो ये थे हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग के डिफरेंट किस्म के प्रिंसिपल्स। अब हम ये देखते हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में क्लासिकल कंडीशनिंग की क्या अहमियत है। ये मैं आपको वीडियो के दौरान साथ साथ भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा आखिर में हम इसको फिर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम अपनी ज़िंदगी में जितनी हमारी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग का रोल, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हम अगली उसमें पढ़ेंगे, दोनों टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि हम बहुत से बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बच्चे के रोने की मिसाल दी कि माँ को शाल लेते हुए देखता है, जो शाल वो लेके बाहर जाती है तो रोना शुरू कर देता है। अगर बच्चा अपने बाप को कार की कीज उठाते हुए देखता है तो इस पे भी रोना शुरू कर देता है कि पता नहीं बाप मुझे छोड़ के जा रहा है। या अगर सबको लेके बाप ने सबको कहा कि चलो और कार की कीज उठाई तो बच्चा खुश हो गया कि हम बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारी आम जिंदगी में क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो हमारे बहुत सारे बिहेवियर जो है वो इसी की मदद से लर्न होते हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, मैंने शुरू में जो जिक्र किया था ना कि मैं वाटसन जो है उसने इस पे बहुत काम किया, और मैंने आपसे कहा था मैं आगे जाके बताऊंगी कि फिर वाटसन का जो एक्सपेरिमेंट था डिटेल में क्या था। वाटसन ने एक्सपेरिमेंट किया लिटिल एल्बर्ट के ऊपर। उसका जो सब्जेक्ट था, एक 9 महीने का बच्चा था लिटिल एल्बर्ट। ये भी अगर आप इसको गूगल पे सर्च करना चाहें तो आपको इसकी बारे में बहुत डिटेल मिल जाएगी। अब उसने, ये मैं आपको इस रेफरेंस में बता रही हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी ज़िंदगी में किस तरह से अहमियत रखती है। कि बहुत से हमारे जो फियर्स हैं या बहुत से हमारे बिहेवियर जो है वो सीखे जाते हैं। तो वाटसन ने जो है वो इस पे काम किया कि जो फियर्स हैं वो लर्न किए जा सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। और उसका ये जो फियर जो है एल्बर्ट एलिस के अंदर उसने इस फियर को पैदा करके तो इस एक्सपेरिमेंट को रन किया। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने एक 9 महीने का बच्चा था एल्बर्ट, उसको उसने बहुत से खिलौने दे के खेलने के लिए बिठाया। और उन खिलौनों के अंदर एक वाइट रैबिट था। अब वाइट रैबिट जो था उसको उसने स्पेसिफिकली एक मखसूस कर लिया कि जब भी वो बच्चा, वाइट रैबिट के साथ एक फ्लफी सा रैबिट था, सॉफ्ट टॉय था, जब बच्चा उसके पास जाता था तो उसके साथ उसने उसको पेयर कर दिया एक बहुत ऊंची आवाज के साथ। एक हैमर था, हथौड़ा जिसको हम कहते हैं, उसके साथ उसने उसको मशरूत कर दिया कि जो ही वो जाता था बच्चा और वाइट रैबिट को पकड़ता था तो पीछे से जो है वाटसन बहुत ऊंची आवाज में जो है वो हथौड़े की मदद से आवाज पैदा करता था, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है अनईजी होकर उसको छोड़ देता था। फिर उसके बाद दोबारा जब बच्चा जाता था उसके पास तो दोबारा जो है वो वाटसन वही आवाज पैदा करता था। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कंडीशनिंग के थ्रू जो है वो फियर जो है वो पैदा हो गया। अब बच्चा जो है वो बार बार जो रेपिटेशन हुई, इनकी पेयरिंग हुई, तो इस रेपिटेशन के जरिए बच्चे के अंदर खौफ का एक अमल जो है वो पैदा हो गया। और वाटसन कहता है कि असल जिंदगी में भी हम, और या जो ये बिहेवियरिज्म वाले हैं वो यही कहते हैं कि असल जिंदगी में हमारे ये जो फोबियाज होते हैं, ये हमारे डिफरेंट किस्म के जो खौफ होते हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि जैसे जो है वो अ, किसी भी चीज़ के साथ आप का कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ है तो उसका आपके अंदर खौफ बैठ जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उसको उस वाइट रैबिट से उसके अंदर खौफ पैदा हो गया। उसके बाद वाटसन ने इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट किया एक्सपेरिमेंट को, तो उसने देखा कि उसने इस फियर को जनरलाइज कर दिया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। तो अब उसने क्या किया कि इस फियर को जनरलाइज कर दिया कि वाइट रैबिट से मिलते जुलते और जितने खिलौने थे या और जितनी चीजें थी जो कि वाइट रैबिट से मिलते जुलती थी, बच्चे ने उससे भी खौफ खाना शुरू कर दिया। तो ये साइकोलॉजी की हिस्ट्री में काफ़ी अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा खौफजदा हो गया था। और कहा जाता है कि वाटसन ने फिर उस खौफ को अनडू नहीं किया। तो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि ये फियर जो है जिस तरह से सिखाए जाते हैं तो बहुत से फियर्स इसी तरह से अनलर्न भी किए जाते हैं। और उसके लिए डिफरेंट थेरेपी जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के असूलों के ऊपर बनी होती हैं, वो इन फियर्स को अनलर्न करने के लिए भी काम करती हैं। तो इस तरह से हम इंसानी ज़िंदगी में, ह्यूमन लाइफ में क्लासिकल कंडीशनिंग की अहमियत देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ों को हम सीख भी सकते हैं और बहुत सी गलत सीखी हुई चीज़ों को हम मॉडिफाई करके उनको एक अच्छी और प्लेजेंट लर्निंग में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में भी और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में बहुत ज़्यादा पिछले कई सालों में इसमें से सवाल आते रहे हैं। तो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।